है आपका हमारे अमृतेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के रीजनल जियोग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और दोस्तों ये पेपर 1 है यानी कि कोर्स कोड 301 और ये दोस्तों क्लास 4 यानी कि पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब 40 लगभग है, 40 क्वेश्चन तक। तो ये दोस्तों हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे डीडी यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, ये आल यूनिवर्सिटी के लिए है, अगर आपका कोर्स कोड 301 है तब। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जब अध्ययन क्षेत्र को एक अध्ययन इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों का अध्ययन होता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं, तो अगला क्वेश्चन है एक किसी क्षेत्रीय इकाई अध्ययन क्षेत्र की विभिन्न खंडों या प्रदेशों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है तो कहलाता है प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वाला हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति है। दोस्तों ये स्थिति है, ये गलत है, स्थिति होती है जो किसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक भिन्नता पाई जाती है। किसने कहा? तो दोस्तों इसको कहने वाले हैं रिचर्ड हडसन जी, वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिनमें सर्वत्र स्थलाकृति समांगता पाई जाती है जो आसपास के क्षेत्रों से इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न होती हैं। यह किसकी परिभाषा है? दोस्तों ये फैनमैन का परिभाषा है, फैनमैन है ये दोस्तों, ये फैनमैन है, फैनमैन है दोस्तों, वो फोनमैन नहीं है, फैनमैन है, गलती से टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह यानी भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। कथन किसका है? दोस्तों ये डी हिटलसी का है, डी हिटलसी। दोस्तों ये सब हम कराए थे, फर्स्ट क्लास में कराए हैं कि जितने भी हैं, मतलब 2-4 हैं परिभाषाएं, उनको हम शुरू में ही करा दिए हैं, तो आप फर्स्ट क्लास में देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों एग्जाम में आता है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं बोले तो। दोस्तों प्रादेशिक नियोजन का जनक कहा जाता है, तो दोस्तों बेंटन मैकाय। तो आपका अवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंटन मैकाय। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, ये पुस्तक किसने लिखा? इस पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू एक्सप्लोरेशन अ फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। तो दोस्तों इसको लिखने वाले हैं बेल्टन मैकाय, जो कि प्रादेशिक नियोजन के जनक हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रदेश एक गतिशील जैव तंत्र होता है जिसका समर्थन अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागम के बिना नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो इसको कहने वाले हैं वाल्टर इल्जार्ड ने इसको कहा था, इस कथन को। अगला है, नगरीय महानगरीय उपागम का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। नगरीय महानगरीय का प्रमुख प्रतिपादक जो है कि जॉन फ्रीडमैन। दोस्तों वाला राइट आंसर हो जाएगा। और 110 वाला क्वेश्चन है, पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र के वेंटमैन की कमीशन रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? वेंटमैन की कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987, वेंटमैन की कमीशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक माना जाता है या है? तो इनको माना जाता है ओंडम एवं वांस को, ओंडम और आरवांस को। तो इसका वाला राइट आंसर है। और अगला है, प्रादेशिक नियोजन के प्रकार
दोस्तों प्रादेशिक नियोजन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक है दीर्घकालीन नियोजन और दूसरा है क्षेत्रीय नियोजन, तीसरा है बहुस्तरीय नियोजन। तो दोस्तों इसका उपरोक्त सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी एक या अनेक समस्याओं को हल करने के लिए किस लंबे समय की योजना बनाई जाती है तो कहते हैं। तो दोस्तों लंबे समय के लिए योजना बनाई जाती है दीर्घकालीन योजना। ये दोस्तों ज़्यादातर 40 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक ऐसे ही रहता है, ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत वर्षों तक रहता है। कोई योजना बनाई जाती है किसी मतलब कोई घटना हो जाता है, चाहे कुछ भी, मतलब उसके लिए योजना बनाई जाती है ताकि मतलब सभी लोग सुरक्षित रहें। उसके लिए दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा समय तक बनाई जाती है। चाहे किसी राज्य पर कोई हमला वगैरह हो जाता तो जैसे नहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता वैसे ही समझिए, तो एक योजना बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर नियोजन के रूप हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ये। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सही होगा, निजी क्षेत्र नियोजन और सर्वाधिक क्षेत्र नियोजन। हंसिएगा मत, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इधर आ गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हंस सकते हैं, हंस तक कोई बात नहीं है। किसी नगर के चारों ओर स्थित क्षेत्र जो उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है कहलाता है। किसी नगर के चारों ओर स्थित क्षेत्र जो उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है कहलाता है प्रभाव क्षेत्र, यानी अमरलैंड। अ वाला राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। तो अगला है, विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन किसे कहा जाता है। विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन किसे कहा जाता है। दोस्तों विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन पोरेक्स को कहा जाता है। किसको? पोरेक्स को। दोस्तों विकास ध्रुव सिद्धांत जो है आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास संबंधी ध्रुव सिद्धांत है। और दोस्तों ये फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रैंकोस पोरेक्स ने 1955 में किया था इसका प्रयोग। मतलब किसने किया था? फ्रैंकोस पोरेक्स। इनका पूरा नाम है फ्रैंकोस पोरेक्स। क्या है? फ्रैंकोस पोरेक्स नाम है दोस्तों इनका पूरा नाम। कब किए थे ये? 1955 में। कब? 1955 में। ये भी पूछ सकता है आपके लिए, मतलब आपके एग्जाम में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रोस्टो महोदय ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कितने स्तरीय अनुक्रम को बतलाए हैं। तो दोस्तों 5 स्तरीय अनुक्रम को बतलाए हैं। तो इसका 5 वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र का विकास कोई गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। किसी भी राष्ट्र का विकास कोई गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि जैविक विकास के समान है। किसने अपने सिद्धांत में बतलाया है? मतलब किसने अपने सिद्धांत बताए? ये बताए हैं रोस्टो जी। ये बा वाला राइट आंसर, रोस्टो। तो अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र सिद्धांत का प्रकाशन किसने किया? विकास केंद्र सिद्धांत का प्रकाशन दोस्तों जे है दोस्तों, ज नहीं है, J.R. बाउडविल ने किया। तो आपका बाउडविल ने किया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, परोक्ष महोदय ने विकास ध्रुव को परिभाषित करते हुए आर्थिक क्षेत्र है। इनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र ये है, देखिए आर्थिक योजना, सजातीय समूह एवं समुच्चय और प्रभाव क्षेत्र। दोस्तों इसका उपयोग सही हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत। और वो भी है, क्या बोल रहे हैं, ध्रुव सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसको जानिए, 1955 में दिया गया था वो ध्रुव सिद्धांत। और ये रोस्टो ने इनको किया था। आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मतलब प्रस्तुत किया? रोस्टो ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र परिधि का मॉडल प्रतिपादित किसने किया है? तो केंद्र परिधि का मॉडल प्रतिपादित करने वाले फ्रीडमैन है। कौन है? फ्रीडमैन। ऊपर हमने इनका शायद कथन देखा, तो फ्रीडमैन है। इसका राइट आंसर फ्रीडमैन हो जाएगा। तो अगला है, केंद्र परिधि का मॉडल प्रतिपादित किस सन में हुआ? केंद्र परिधि का मॉडल किस सन में प्रतिपादित हुआ? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र परिधि तो आपका 1966 में हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1924
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुख्य रूप से किस दो शब्दों से मिलकर बना है? तो दोस्तों यह सस्टेनेबल एवं डेवलपमेंट वर्ड से बना है। तो अब वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सस्टेनेबल शब्द 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कहाँ के बने मतलब कहाँ के बने हैं दोस्तों, ये गलत लिखा गया है, कहाँ के बने अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यूरोपीय हो जाएगा, यूरोपीय। दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो इसकी वजह से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता एवं अवज्ञताओं से समझौते किए बिना पूरी की जाती है, यह किस आयोग द्वारा कहा गया? तो दोस्तों यह बुंडलैंड आयोग द्वारा कहा गया। तो इसका ब वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सतत विकास से आज से विकास की रणनीति है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, विपत्तीय और भौतिक साधनों की संपदा तथा आर्थिक क्रियाकलापों में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती है। किसने कहा था? दोस्तों रॉबर्ट रेपिडो ने कहा था। तो इसका सवाल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की विशेषता है। दोस्तों सतत विकास की विशेषता यह सभी है। कौन कौन है? व्यक्तियों की प्रमुख स्थान और मानव विकास और गुणात्मक विकास, ये सभी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ विकास के प्रमुख शर्तें नहीं हैं। तो दोस्तों टिकाऊ विकास के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, भावी पीढ़ी की अवहेलना नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण सहित विकास नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ विकास की स्थिति उत्थान अवस्था को पार करने के पश्चात उत्पन्न होती है, किसने कहा? तो दोस्तों इसको रोस्टो ने कहा है। किसने? रोस्टो ने। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMF का पूर्ण रूप मतलब पूर्ण नाम, तो पूरा नाम, तो IMF का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में जानना आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि एग्जाम में हिंदी में ही आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और अल्प विकसित देशों की विशेषता है। दोस्तों अल्प विकसित प्रदेशों की विशेषता जो है कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन? निम्न जीवन स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या की निर्भरता को उचित दर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। और दक्षता दर के प्रकार, दोस्तों दक्षता दर के प्रकार जो होते हैं कि 4 प्रकार के हैं। दोस्तों ये क ख ग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो आपका ये आवंटन दक्षता भी है और उत्पादन दक्षता भी है और गतिशील दक्षता भी है। और दोस्तों गतिशील दक्षता होता है और एक आवंटन दक्षता जो होता है उत्पादन का मुख्य मूल्य निर्धारित एवं आवंटन दक्षता की वरीयता के अनुसार किया जाता है। क्या? इसकी मूल्य निर्धारण आवंटन दक्षता की वरीयता के अनुसार किया जाता है। तो दोस्तों ये चारों आपके राइट आंसर हैं। अगर ऐसे आता है तो आपका ख ग मतलब वो यहाँ पे देगा तो आप उसको मार सकते हैं, पूरा आपका सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, संसाधनों एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रक्रिया का कम से कम संभव परिचालन लागत के साथ उच्चतम दक्षता का उपयोग कहलाता है। तो दोस्तों इसको उत्पादन दक्षता कहलाता है। उत्पादन दक्षता, तो उत्पादन दक्षता किसे कहते हैं? संसाधनों और प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रक्रिया का कम से कम संभव परिचालन लागत के साथ उच्चतम दक्षता का प्रयोग करना कहलाता है, उत्पादन दक्षता कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है, समय और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके संसाधनों की बर्बादी को कम करना कहलाता है। संसाधनों की बर्बादी को कम करना क्या कहलाता है? दोस्तों गतिशील दक्षता कहलाता है, गतिशील दक्षता। तो अगला क्वेश्चन है, MACD का पूर्ण नाम क्या है? MACD का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका पूर्ण नाम हो जाएगा मूविंग एंड रेंज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दोस्तों देखिए इसमें सबको डाउट थोड़ा रहता है, ये डाइवर्जेंस है। क्या है? डाइवर्जेंस है। ये डेवलपमेंट में मारिएगा, चाहे डाइवर्जेंस ये भी इसमें भी है, इसमें भी। लेकिन ये डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस रेंज वाला आप मारिएगा, मूविंग एंड रेंज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो आपका राइट आंसर अ वाला हो जाएगा।
राइट आंसर ये वाला हो जाएगा वाला। तो अगला क्वेश्चन है सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम, सीपीआई का पूर्ण नाम। तो दोस्तों सीपीआई का पूर्ण नाम है उपभोक्ता मूल्य निर्धारण निर्धारण सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, निर्धारण नहीं सॉरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सतत आर्थिक कल्याण सूचकांक यानी डीबीईएस किसके द्वारा बनाया गया। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से थोड़ा इस बार ही पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सतत विकास कल्याण सूचकांक डीबीईएस किसके द्वारा बनाया गया। दोस्तों हरमन डेली और जनाब के द्वारा, किसके द्वारा, हरमन डेली जनाब के द्वारा बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत आर्थिक कल्याण किस सन में बनाई गई, सतत आर्थिक कल्याण किस सन में बनाई गई। तो आपका इसका राइट आंसर है 1989 और 1994 के मध्य बनाई गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के ले सकते हैं, जिसका नाम है आपका अमृतेश स्टडी। आप लोग सर्च करेंगे तो जैसे इस चैनल का लोगो है वहाँ पर भी ऐसे ही लोगो रहेगा, आप लोग जाकर के वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग इस पीडीएफ को पा सकते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा और आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों कोई मिस्टेक हुआ तो आप लोग बताइए कमेंट में। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी क्योंकि 2 पार्ट और चलेगा तो आपका ये पेपर 1 ख़त्म हो जाएगा, तो पेपर 2 हम देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।